क्लास 7 सब्जेक्ट लिटरेचर पार्ट 8 सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल चैप्टर नंबर 8 बम्बई, जो आधुनिक नाम जिसका मुंबई है, वही बम्बई की एक सभा में सिंह की तरह गरजते हुए, शेर की तरह गरजते हुए एक देशभक्त ने कहा, इस देशभक्त, देश के लिए जिसने भक्ति की, देश के लिए जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसे देशभक्त कहते हैं। जिसने अपनी सारी उम्र देश के लिए बलिदान कर दी, दे दी, न्यौछावर कर दिया, उसे देशभक्त कहा जाता है। अंग्रेज भारत को जितनी जल्दी आज़ाद कर दें उतना ही अच्छा है। उसने कहा कि अंग्रेज जितनी जल्दी भारत को स्वतंत्र कर दें, आज़ाद में स्वतंत्र कर दें, उतना ही उनके लिए अच्छा है। या देरी की गई तो यह उन्हीं के लिए खराब बात होगी। यदि उन्होंने देरी की भारत को स्वतंत्र करने में, भारत को छोड़ने में, अपने देश को वापस लौट जाने में, तो निश्चित ही उनके लिए ही बहुत खराब बात होगी, बहुत बुरी बात होगी, बहुत ही गलत बात होगी। यह सिंह गर्जना करने वाले व्यक्ति थे, शेर की तरह गर्जना करने वाले व्यक्ति थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष किसे कहते हैं? लौह पुरुष नहीं, लौह पुरुष कहते हैं लोहे की तरह तन-मन वाला व्यक्ति, लोहे की तरह तन-मन वाला व्यक्ति को लौह पुरुष कहते हैं। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875, 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात के पेटला तालुके के करमसद गांव में हुआ था। इन क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 ईस्वी को गुजरात के पेटला तालुके करमसद गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम झवेरभाई पटेल था। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता का नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता का नाम झवेरभाई पटेल था और उनकी माता का नाम लाडबाई था। उनकी माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम लाडबाई था। झवेरभाई किसान थे, यानी उनके पिताजी थे वो एक किसान थे, कृषक परिवार से नाता रखने वाले, खेती करने वाले व्यक्ति थे। और भारत की 80% समथिंग जनसंख्या गांव में निवास करती है, खेती करती है, तो निश्चित ही उनके भी पिताजी एक किसान थे, खेती करने वाले व्यक्ति थे। विद्यार्थी जीवन से ही वल्लभ भाई पटेल बड़े स्वाभिमानी थे, यानी विद्यार्थी जीवन से ही बहुत ही स्वाभिमानी थे, यानी किसी भी गलत बात को मानने वाले व्यक्तियों में नहीं थे। यानी जो उन्होंने सही बात है, सही बात को मानना उनका स्वभाव था। गलत बात को मानने के लिए वो किसी से बातें नहीं होते थे। किसी भी तरह से उस बात को कोई भी जोर जबरदस्ती से अगर करने की कोशिश करता कि ये बात सत्य है, तो उस गलत बात को वो कभी सत्य नहीं मानते थे। किसी गलत बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। उनके एक अध्यापक कक्षा के विद्यार्थियों को कॉपियाँ, किताबें, पेंसिलें आदि अपने पास ही खरीदने के लिए मजबूर करते थे। उनके एक अध्यापक कक्षा के विद्यार्थियों को कॉपियाँ, किताबें, पेंसिलें इत्यादि खरीदने के लिए बाध्य किया करते थे, मजबूर किया करते थे कि आप सभी कॉपियाँ, किताबें, पेंसिलें इत्यादि जो सामग्री है वो सारी सामग्री हमारे यहाँ से ही खरीदें। और अगर जो कोई नहीं खरीदता था तो उसे पनिशमेंट भी देते थे। तो उसका वल्लभ भाई पटेल ने बहुत विरोध किया और विरोध करने के बाद आगे क्या होता है?
वल्लभ भाई पटेल ने उनसे ये वस्तुएं नहीं खरीदी और दूसरों से भी ऐसा करने को कहा। वल्लभ भाई पटेल ने कहा इनसे ये वस्तुएं न खरीदी जाएं क्योंकि ये महंगी वस्तुएं लगाते हैं, निश्चित ही इनसे न खरीदी जाए। स्वयं तो खरीदे ही नहीं बल्कि अपने साथी और अन्य छात्रों से भी कहा कि आप सभी इनके पास से कोई कॉपियाँ किताबें पेंसिलें न खरीदें। अंततः अध्यापक को अपना व्यापार बंद करना। अंततः क्या हुआ, लास्ट टाइम में क्या हुआ कि उस शिक्षक को, उस टीचर को, उस अध्यापक को अपने व्यापार को बंद ही करना पड़ा। उसने स्वीकार कर लिया कि हमारा व्यापार चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ था और उन्होंने ही इस व्यापार को, नाजायज व्यापार को बंद करवाने के लिए कोशिश की, प्रयास किया और प्रयास में सफल भी रहे। सरदार पटेल के बचपन की एक घटना है। सरदार पटेल के बचपन की एक घटना है। जब वो छोटे थे, बचपन की अवस्था में थे, तो उस समय की घटना है। उनके आँख के पास एक फोड़ा निकल आया। उनके आँख के पास में एक फोड़ा निकल आया था। बहुत दवा की गई पर ठीक नहीं हुआ। बहुत सारी दवाएं, मेडिसिन खाई लेकिन उससे कोई असर नहीं हुआ और उनका फोड़ा बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। किसी व्यक्ति ने सलाह दी, मशवरा दिया कि लोहे की सलाख को गर्म करके फोड़े में धंसा दी जाए। लोहे की रॉड को, लोहे की सलाख को, लोहे की जो सलाख है उसको गर्म किया जाए और काफ़ी गर्म करने के बाद जो फोड़ा है उसी के नीचे उसमें धंसा दिया जाए, उसे लगा दिया जाए, उसमें लगा देने की कोशिश की जाए। लगा दिया जाए तो निश्चित ही फोड़ा फूट जाएगा, वो फोड़ा समाप्त हो जाएगा, फूट जाएगा और हमेशा के लिए वो फोड़ा ठीक हो जाएगा। सलाख गर्म की गई, किंतु किसी में एहसास न होता था कि सलाख को फोड़े में धंसा। किसी में ऐसा साहस नहीं हुआ। सलाख गर्म की गई लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस गर्म रॉड को लेकर के, उस गर्म सलाख को लेकर के निश्चित ही उनके आँख के नीचे जो फोड़ा है उसमें लगा दिया जाए ताकि फोड़ा फूट जाए और हमेशा के लिए सही हो जाए। सभी को यह भय था कि कहीं आँख में न लग जाए। ये सलाख है वो कहीं ऐसा ना हो फोड़े में धंसा दे जाए पर आँख में ही लग जाए तो इनकी आँख ही खराब हो जाए। पर इस पर बालक वल्लभ ने कहा, देखते क्या वो सलाख ठंडी हो गई। आप सभी देखते क्या हो, आप इस सलाख को उठाइए और मेरे जो आँख के नीचे फोड़ा है उसमें धंसा दीजिए, उसमें लगा दीजिए, निश्चित ही मेरा ये फोड़ा सही हो जाए। और फिर स्वयं ही जब कोई इस बात के लिए, सलाख को फोड़े में धंसाने के लिए जब कोई तैयार नहीं हुआ तो उन्हें स्वयं ही उस सलाख को उठाया, गर्म सलाख को, और अपने आँख के नीचे जो फोड़ा था उसमें धंसा दिया। बालक के साहस को देखकर उपस्थित लोगों ने कहा कि बालक आगे चलकर बहुत ही साहसी होगा। बालक के इस अदम्य साहस को देखकर, जो बहुत ही उच्च कोटि का साहस था, ऐसे साहस को देखकर वहाँ उपस्थित जितने भी लोग थे उन सभी ने कहा यह बालक आगे चलकर बहुत बड़ा साहसी बालक होगा और ये हमारे देश के लिए नाम कमाने की स्थिति में पहुँचेगा, नाम कमाएगा। तो यह बात सच है। वल्लभ भाई जीवन भर अत्यंत साहसी है और ये बात सत्य हो गई कि वल्लभ भाई जीवन भर बहुत ही साहसी व्यक्ति रहे। साहस से उन्होंने हर गंभीर परिस्थिति का सामना किया। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने नाइडियाड स्कूल से मैट्रिक परीक्षा पास की। मैट्रिक कहते हैं 8th क्लास की परीक्षा को मैट्रिक परीक्षा कहते हैं। मैट्रिक परीक्षा पास की, फिर मुख्तारी परीक्षा पास करके गोधरा में मुख्तारी करने लगे। कुछ समय बाद वल्लभ भाई वकालत पढ़ने के लिए विदेश चले गए और कुछ समय बाद वल्लभ भाई पटेल वकालत करने के लिए इंग्लैंड यानी विदेश चले गए। वहाँ उन्होंने बहुत साधारण जीवन व्यतीत, यानी साधारण जीवन, बहुत ही सिंपल जीवन व्यतीत किया। बहुत ही साधारण तरीके से, एक जो साधारण व्यक्ति होता है, बाह्य आडंबर से दूर रहने वाला पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, उसी तरह से उन्होंने सादा जीवन व्यतीत किया और सादा जीवन व्यतीत करने लगे। वे अपना सारा समय अध्ययन नहीं लगाते थे,
सारा समय अध्ययन करके पढ़ाई नहीं लगाते थे, निरंतर पढ़ते थे, निरंतर विचार करते थे, निरंतर विचार से उनका पूरा का पूरा समय उस पढ़ाई नहीं बीतता था। जहाँ वे रहते थे वहाँ से पुस्तकालय 11 किलोमीटर था। जहाँ वो रहते थे उनका जो लाइब्रेरी थी वो लगभग 11 किलोमीटर दूर थी। और वो प्रतिदिन वे नित्य प्रति सवेरे उठकर उस पुस्तकालय में जाते और शाम को पुस्तकालय के बंद होने पर ही वो सोचते थे। प्रतिदिन वो पुस्तकालय जाते और जाकर के जब पुस्तकालय बंद होता उस समय ही वहाँ से वापस आते थे। अपनी इस गहन अध्ययन के फलस्वरूप भी उस साल वकालत की परीक्षा में प्रथम रहे। उस टाइम पर जो वकालत की परीक्षा हुई उस परीक्षा में उन्हें प्रथम स्थान मिला। अपने इस कठोर अध्ययन की वजह से, निरंतर अध्ययन की वजह से 50 पाउंड का पुरस्कार मिला और इस प्रथम स्थान के लिए 50 पाउंड का पुरस्कार भी मिला। यानी वहाँ की सरकार ने उन्हें 50 पाउंड का पुरस्कार दिया, इनाम दिया गया। विदेश से लौट कर वे अहमदाबाद में वकालत करने लगे और थोड़े ही समय में अत्यंत प्रसिद्ध हो गए। विदेश से वापस लौटे और वापस लौट कर उन्होंने वकालत करना स्टार्ट किया और वकालत में बहुत ही थोड़े समय में बहुत पॉपुलर हो गए, बहुत प्रसिद्ध हो गए। उनकी बहुत ज़्यादा ख्याति फैल गई। चारों तरफ लोग उन्हें जानने लगे कि बहुत अच्छा पेशेवर कोई वकील है तो बहुत ही उच्च कैटेगरी का है। हर केस की सुनवाई, हर केस को प्रस्तुत करता है तो निश्चित ही बहुत अच्छे ढंग से, तो लोगों में उनकी चारों तरफ ख्याति फैल गई। इसी समय वे गांधी जी के संपर्क में हैं और उसी टाइम पर देश के लिए आंदोलन चल रहे थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बापूजी से उनका संपर्क होता है। तो संपर्क होने पर जब उनका संपर्क हुआ तो अब उन्होंने वकालत छोड़ दी थी और तन मन धन से देश की सेवा में जुट गए। जब बापूजी से संपर्क हुआ तो बापूजी के संपर्क में आकर उन्होंने सोचा कि अब हमें वकालत नहीं बल्कि हमें तन मन और धन से देश की सेवा करनी चाहिए और अपने देश को किसी भी तरह से स्वतंत्र कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम वल्लभ भाई ने गोधरा में हुए प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में गुजरात की बेगा प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की। सर्वप्रथम उन्होंने गोधरा में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में गुजरात की जो बेगा प्रथा कहते हैं, बिना पार्श्विक दिए लोगों से श्रम कराने का चलन। बेगा प्रथा यानी बिना पारिश्रमिक के कराया जाने वाला श्रम, यानी आपसे कार्य कराया गया लेकिन उसका पैसा नहीं दिया गया तो उसे बेगा प्रथा कहते हैं। बिना पारिश्रमिक दिए लोगों से श्रम कराने का जो चलन होता है वह बेगा प्रथा कहा जाता है। के लिए एक प्रस्ताव पास कराया। इस सम्मेलन में पहली बार भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया गया। इस सम्मेलन में पहली बार ही भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया गया क्योंकि उससे पूर्व अंग्रेजी भाषा की महत्ता थी, समाज में अंग्रेजी बोली जाती थी, लेकिन इस सम्मेलन में प्रथम बार भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया गया। अपने हिंदुस्तान की जो भाषाएँ थीं तो उन भाषा इस्तेमाल किया गया। वल्लभ भाई के प्रयासों के फलस्वरूप गैर कानूनी बेगा प्रथा बंद हो गई। वल्लभ भाई का प्रयास हुआ और प्रयास का जो रिजल्ट आया, जो उसका परिणाम आया, उस
से परिणाम में गैर कानूनी बेगार प्रथा लगभग समाप्त हो गई। वल्लभ भाई ने नागपुर में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया। झंडा सत्याग्रह यानी हम जिस देश में रहते हैं उसका अपना झंडा है, तो ऐसा सत्य के लिए आग्रह किया। कहा ये सत्य बात है, हम भारतवासियों को, हम भारतवासियों को अपना झंडा होना चाहिए, उसके लिए सत्याग्रह किया और झंडा नेतृत्व भी किया। इस सत्याग्रह के कारण अंग्रेज सरकार को समझौते के लिए झुकना पड़ा और अंग्रेज सरकार को इस सत्याग्रह को मानने के लिए बाध्य होना पड़ा और उन्हें झुकना पड़ा। इस सत्याग्रह के बाद उनका नाम सारे भारत में प्रसिद्ध है। जब ये सत्याग्रह हुआ और सत्याग्रह के बावजूद ये इतने प्रसिद्ध हो गए कि सारे भारतीय लोगों में इनकी ख्याति फैल गई और सभी भारतीय लोग जानने लगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता है। कुछ समय बाद अंग्रेज सरकार को एक बार फिर वल्लभ भाई पटेल को का लोहा मानना पड़ा और कुछ समय पश्चात एक ऐसी घटना हुई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का लोहा अंग्रेज सरकार को फिर मानना पड़ा। गुजरात के बोरसद नामक तालुके पर 2,40,000 रुपये से अधिक का कर लगा दिया। बोरसद तालुके गाँव जहाँ से ये संबंध रखते थे, जहाँ उनका जन्म हुआ था, उसी स्थान से उस स्थान पर 2,40,000 का जो टैक्स लगा दिया गया था, तो टैक्स लगा दिया गया। इस ज्यादती के विरोध में वल्लभ भाई ने लोगों को कर देने के लिए संकेत किया। ज्यादती थी यानी अत से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा, सीमा से ज़्यादा जब कोई काम किया जाता है, सीमा से ज़्यादा किसी पर कोई कर या टैक्स लगा दिया जाता है तो निश्चित ही उसका विरोध किया जाता है। तो वही उन्होंने विरोध किया और लोगों से कहा कि आप सभी इस कर को, इस टैक्स को जमा न करें और उन्हें अपने पक्ष में लाने के लिए उन्होंने कोशिश की और उसका विरोध करने के लिए लोगों को आगाह किया, चेतावनी दी कि आप सभी हमारे साथ हो जाइए, हम इस टैक्स को किसी भी कीमत पर जमा नहीं करें, क्योंकि ये लिमिट से ज़्यादा टैक्स लगाया गया है जिसका कोई औचित्यहीन टैक्स है। इस पर हमें निश्चित ही विचार करना है और इसका हमें विरोध करना है। मजबूरन सरकार को कर संबंधी आदेश वापस लेना है। मजबूरन सरकार को ये कर संबंधी जो आदेश था वो वापस लेना पड़ा। सन 1927 में बारदोली का प्रसिद्ध सत्याग्रह शुरू हुआ। सन 1927 में बारदोली का जो प्रसिद्ध सत्याग्रह आंदोलन था वो भी स्टार्ट हुआ।